हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेकंड पार्ट। अगर आपूर्ति की आवृत्ति कम हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। दोस्तों, हिंदी की साइड प्रश्न अधूरा है। इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है दोगुना हो जाएगा। देखो, बढ़ेगा तो दोगुना क्या 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। अब इनका प्रश्न अधूरा था। हो सकता है इंग्लिश की साइड ये लिखा हुआ हो कि यदि फ्रीक्वेंसी आदि करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो दोगुना होगा, ध्यान रखना। यानी फ्रीक्वेंसी घटती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ता है, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो 0.3 वोल्ट है, और सिलिकॉन डायोड की 0.7 वोल्ट है। अगला प्रश्न है वह बिंदु जिस पर लोड लाइन आईपी प्रतिच्छेद करती है, तो दोस्तों उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। संतृप्त अवस्था हो जाती है, और ये संतृप्त अवस्था एक तरह से आदर्श फॉरवर्ड अवस्था की जैसी होती है, आदर्श अवस्था होती है। कट ऑफ पॉइंट वो होता है जब दोनों रिवर्स बायस की तरह जुड़ जाते हो जंक्शन, और ट्रांजिस्टर काम नहीं करता हो। ठीक है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट संतृप्त अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको यूनिवर्सल बायस भी कहते हैं। देखो, यूनिवर्सल बायस, ट्रांजिस्टर में बायसिंग की 3 अलग अलग विधियां होती है। यूनिवर्सल बायस का मतलब ये होता है कि जिससे सभी विधियां प्राप्त कर सके, तो वो है वोल्टेज डिवाइडर बेस बायस विधि, जिसमें हम कलेक्टर टू बेस बायस भी ले सकते हैं, सेल्फ बायस और एमिटर बायस का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन साइनसोइडल वेव उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर विश्रांति ऑसिलेटर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं। प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है कि एक अनडेम्प्ड ऑसिलेशन, अनडेम्प्ड का मतलब है उसमें किसी प्रकार का दोलन नहीं है। दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है अनडेम्प्ड, यानी डैम्पिंग का मतलब होता है एक तरह से दोलन या उन चीजों को रोकने वाला। तो उसका ऑसिलेशन का आयाम जो एम्पलीट्यूड है, तो वो हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी एम्पलीफायर में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग कौन सी है। एम्पलीफायर में सबसे कॉमन कपलिंग जो है वो तो है आरसी कपलिंग। सबसे कम प्रतिबाधा प्रस्तुत करती है वो है डायरेक्ट कपलिंग। तो प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगाने पर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। दोस्तों, प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेस करके जो एक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं उसको पिजो इलेक्ट्रिक प्रभाव या पिजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ माना जाता है। दो अलग अलग धातुओं के बीच एक कंप्रेस से उत्पन्न ईएमएफ पिजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415 वोल्ट की आरएमएस एसी आपूर्ति में अधिकतम मान कितना होगा। दोस्तों, शिखर मान ज्ञात करने के लिए उसको पीक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। पीक फैक्टर का मान होता है 1.414, यानी 1.414 इंटू आरएमएस। तो 1.414 इंटू 415 करेंगे तो उत्तर आएगा ए 587 वोल्ट। अगला प्रश्न है यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्ट पर प्रचालित होती है और गेम खेलने के दौरान 0.8 एम्पीयर धारा की आपूर्ति की जानी है, तो पावर कितनी होगी। दोस्तों, डीसी में पावर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है V इंटू आई। वोल्टेज है 12, पावर का मान है 0.8, उत्तर आ जाएगा दोस्तों 9.6 वाट। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम समकोण मोड की आवश्यकता होती है, तो वो है कंड्यूट सरफेस वायरिंग। सतह के ऊपर जो वायरिंग की जाती हो उसमें अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आई स्क्वेयर आर टी। देखो, आई स्क्वेयर आर जो होती है ये पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसलिए अब अपन शक्ति इंटू समय कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है शक्ति 500 वाट है और समय 30 मिनट दिया हुआ है, जो कि कैलकुलेशन के दौरान आपको सेकंड रखना होगा। तो 30 इंटू 60 कर देंगे, कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 900 किलो जूल, यानी 9 लाख जूल आएगा। अगला प्रश्न है एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हटा लिए जाने पर किसी भी माध्यम में जो शेष चुंबकत्व रह जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसको अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, और वैसे अपन उसको रिमेन्स कहते हैं, यानी रेमेनेंस। ये रेजिडुअल होता है, या इंग्लिश में अपन रिमेन्स यानी शेष बचा हुआ कहते हैं। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण उसमें कौन सी हानि होती है। दोस्तों, चुंबकन और विचुंबकन के दौरान होने वाली हानि को
हिस्टैरिसीस हानि कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर सी होगा। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि कैसे कम कर सकते हैं? हिस्टैरिसीस हानि इस बात पर निर्भर करती है कि कोर में प्रयुक्त धातु कौन सी है। कोर का जो पदार्थ होता है, जैसे सिलिकॉन स्टील हो तो सबसे कम होता है, तो अगर कोई अपन धातु लेते तो हिस्टैरिसीस हानि उतनी अधिक होती। यानी कोर में जो उपयुक्त पदार्थ है उसका प्रयोग करेंगे तो हिस्टैरिसीस हानि कम हो सकती है। अगला प्रश्न है, डाइक में कितने टर्मिनल होते हैं? तो डाइक में मात्र 2 टर्मिनल होते हैं और टर्मिनलों का नाम है एम्प्टी फर्स्ट एंड एम्प्टी सेकंड। मेन टर्मिनल फर्स्ट तथा मेन टर्मिनल सेकंड। ट्राइक में 3 होते हैं, एससीआर में 3 होते हैं। ट्राइक में भी एम्प्टी1 एम्प्टी2, लेकिन तीसरा सिरा गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईजीएफईटी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस प्रकार की डिवाइस है? स्क्वायर नियम कहते हैं दोस्तों इसको। स्क्वायर नियम का मतलब है कि पहले ये वर्गानुपात में काम करती है और फिर समान अनुपात में आ जाती है। यानी वोल्टेज के लिए पहले इसका ग्राफ इस तरह से बनता है कि ये वर्गानुपात में काम करती है। एक तरह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यानी विद्युतिक फील्ड का एक निर्माण होता है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं और धारा सोर्स से ड्रेन की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती प्रतिक्रिया यानी फ्रीक्वेंसी रिएक्शन के साथ कौन सा कपलिंग सबसे कम हस्तक्षेप उत्पन्न करता है? तो दोस्तों प्रश्न को पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्ट कपलिंग आएगी। सबसे कॉमन यूज होने वाली तो आरसी कपलिंग है और सबसे कम व्यवधान या इंपीडेंस प्रदान करने वाली तो वो है डायरेक्ट कपलिंग। अगला क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस इकाई में ऊर्जा का रिकॉर्ड करता है? तो वो किलोवाट घंटा यानी केडब्ल्यूएच में रिकॉर्ड करता है। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी भी भार को जोड़ने के बिना ऊर्जा मीटर की डिस्क घूमती रहती है तो उसको क्रिम्पिंग त्रुटि के नाम से जाना जाता है। हिंदी में उसको सरपण या रेंगने वाली त्रुटि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम डिस्क पर छेद किस कार्य में मदद करते हैं? तो इस क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए डिस्क की परिधि पर आमने सामने 2 होल कर दिए जाते हैं जो इस क्रिम्पिंग त्रुटि को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटी की सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी किस प्रकार से बनती है? सीटी एसी में हाई करंट मापने के काम आती है और इसकी प्राइमरी मोटे तार कम टर्न की और सेकेंडरी पतले तार अधिक टर्न की होती है। तो प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, पतले गेज के अधिक मोड़। अगर प्राइमरी के पूछ लेते तो मोटे गेज के कम मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वाट शक्ति वाला बल्ब 1 घंटे जलता है तो ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 यूनिट ही आएगी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा खपत ज्ञात करने का सूत्र होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। तो 1000 वाट का लोड है, 1 घंटे तक चलता है, 1000 का भाग दे देंगे तो 1 किलोवाट घंटे या 1 यूनिट ऊर्जा का कंजप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि घटना से संबंधित शब्द है जहां एक इंडक्टर के माध्यम से धारा में परिवर्तन एक वोल्टेज को दूसरे में उत्प्रेरित करने का काम करता है। दोस्तों सवाल यह है कि एक इंडक्टर के माध्यम में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो दूसरे में एक वोल्टेज उत्पन्न कर देता है, तो इस तरह को हम म्यूचुअल इंडक्शन होगा। प्रश्न का उत्तर बी करेंगे। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन तो पारस्परिक प्रेरकत्व कहेंगे, पारस्परिक प्रवाहत्व नहीं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर बी होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक ही कॉइल में होता तो फिर वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता। प्रश्न का उत्तर ए कर देते। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है।